आपके बच्चे को असल में मसला कहाँ आ रहा है, ज़हन में या दिमाग में? वो सोच कर समझ नहीं पा रहा या समझ के करना नहीं चाह रहा? तो आज इसका थोड़ा सा हम वजाहत से आपको बताएंगे स्पीच डिले की असल वजह क्या होती है और ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स, स्पीच और बाकी आपके बिहेवियर और इमोशनल कंट्रोल में कौन कौन सी चीजें मावन और मददगार है और कौन कौन से एरर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 3 मेजर चीजें हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है अगर हम अपने बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, इवन अडल्ट्स के साथ भी। आपका ब्रेन, माइंड एंड एनवायरनमेंट। आज हम ब्रेन और माइंड को डिफाइन करेंगे। ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इज एन ऑर्गन एंड द माइंड इज अ फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। जैसे आंख आपका एक ऑर्गन है, जो आंख से आप साइट या देखते हैं, स्पेशली या काम करते हैं, वो सारा आपका फंक्शन ऑफ आई है। कान से जैसे आप सुनते हैं तो फंक्शन सुनना है, लेकिन ऑर्गन कान है। इसी तरीके से ब्रेन है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिमाग के 4 हिस्सों की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती जाऊं, जब माँ के पेट में आप डेवलप हो रहे थे तो एक्टोडर्म नाम का सेल रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्रेन को बनाने के लिए, आपके दिमाग को बनाने के लिए, और उसी सेल ने आपकी स्किन को भी बनाया। इसलिए जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, कुछ होते हैं, तो आपकी स्किन जो होती है वो रिएक्ट करती है टुवर्ड्स दोस थिंग जो कि दिमाग से रिलेटेड है। आप आंखें बंद कर लें, मैं आपको कहीं भी चुटकी काटूं, हाथ पे थप्पड़ लगाऊं या कोई भी सेंसेशन हो, जैसे टेम्परेचर है, चलना फिरना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्किन के थ्रू दिमाग को जा रही होती है। इसलिए जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो मैं क्यों कहती हूँ कि स्टिमुलेशन हाथ दबा के दें या पाँव से करके दें या स्टिकी टाइम करें, ताकि स्टिमुलेशन के जरिए बॉडी जो है अवेलेबल होना शुरू हो जाए। बहरहाल अगर आप जब दिमाग को खोलेंगे और लूब्स हटा देंगे, ऊपर से जो ग्रूव बने हुए होते हैं, तो नीचे से ना लोब हैं, 4 लोब हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज फ्रंटल लोब, ये जो आपके सामने है और ये बेसिकली दिमाग का आखिरी हिस्सा है। फिर आपका पैरिटल लोब आ जाता है जिसके बिल्कुल पीछे है। फिर उसके बाद आपके टेम्पोरल लोब आ जाते हैं जो इधर हैं, और फिर आपका एक एक्सिपिटल लोब जो कि आपके पीछे है। फ्रंटल लोब आपके एक्शन रिएक्शन का रिस्पॉन्सिबल होता है। आप इसको एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग भी कहते हैं। आप सोचते, समझते, फैसला करते हैं, आपकी याददाश्त कितनी है। और इस ब्रोका, जबान का जो सबसे ज्यादा सीखने वाला, आर्टिकुलेशन के लिए कि जबान कैसे बनानी है, स्पीच कैसे करनी है, बेसिकली इसी के पीछे वो बैठा हुआ है जिसको हम ब्रोका कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्राइटल लोब की तरफ, जो कि आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने और प्रोसेस करने का जिम्मेदार है। ये आपके चखने, सूंघने, देखने की सलाहियत, स्पेशल मेमोरी को प्रोसेस करता है। जब आप कोई चीज बोलते हैं या किसी चीज के लिए काम करते हैं या बच्चे को कोई चीज सिखाते हैं, तो डेफिनेटली उसने उसको सेंसरी इनपुट भी लेनी है। आपका टेम्परेचर क्या है, तो ब्रेन 2 तरह से काम करता है, ना सिर्फ कि इसको इनपुट करता है, मेंटेन करता है, बल्कि जो आपका पैरिटल लोब है इसको डिफाइन भी करता है कि व्हाट इज हैपनिंग, और आपको ये ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है। ये सारी चीजें पैरिटल लोब के साथ हो रही होती हैं। अब हम आते हैं टेम्पोरल लोब की तरफ। ये आपके साइड पर कानों के करीब होते हैं। ये ना सिर्फ आपकी ऑडिटरी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन जो आप सुन के करते हैं, मेमोरी प्रोसेसिंग के काम आते हैं। इसलिए आप देखते हैं कनपट्टी के करीब तक कोई चोट लगे तो याददाश्त पे असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वर्निक नाम का एक जो हिस्सा है, जो कि जबान के साथ जो आप लिंग्विस्टिक स्किल्स सीखते हैं उनकी कंप्रीहेंशन के लिए काम करता है। यानी कि ये जो आवाजें हमारा ब्रोका बनाता है, उसको प्रोसेस करता है, वर्ड्स बनाता है, तो उनकी कंप्रीहेंशन के लिए और उनको समझने के लिए और प्रॉपर लिंग्विस्टिक स्किल्स देने के लिए आपका वर्निक का एरिया जो कि टेम्पोरल लोब के साथ होता है और ऑडिटरी सेंसेशन के साथ काम करता है, बेसिकली ये उसका करता है। ये सूंघने की इसके लिए भी काम करता है और आपकी सारी डिटेल को एक जबान की सूरत में दिमाग तक पहुंचाता है, जहां से आप आगे फर्दर इसको प्रोसेस करते हैं और अपनी जबान का हिस्सा बनाते हैं। जैसे आप किसी को अगर बताते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, तो पहले आपने गर्मी महसूस की, तो वो महसूस करने का और सुनने का, या आपने किसी से वर्ड सुना कि अच्छा इस टेम्परेचर को गर्मी कहते हैं, तो आपने डेफिनेटली कानों से सुना, टेम्पोरल लोब में वर्निक के तहत आपने इसको प्रोसेस किया, ब्रोका ने उसको आपको आर्टिकुलेशन करा के आपके मुंह से वो वर्ड निकलवा दिया। तो दिस इज अ प्रोसेसिंग थिंग जो कि आपकी एनवायरनमेंट से आपके माइंड ने कैप्चर की और ब्रेन को दी और ब्रेन के इन हिस्सों ने काम करके वापस एनवायरनमेंट में भेजी। अब हम आते हैं एक्सिपिटल लोब की तरफ। तो ये बेसिकली आपके सबसे पीछे और विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विजुअली आप जितनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, इसके लिए आपका एक्सिपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल है। यानी आप जब बच्चे को कोई तस्वीर दिखाते हैं या किसी एडल्ट को तस्वीर दिखाते हैं और फौरन से कहते हैं ये जहाज है या ये कोई सब्जी फल है, तो विजुअली जो उसने स्टोरेज ली थी और आपके यहाँ पे जो भी चीजें स्टोर थी, एक कोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग चल रही होती है जो अंडरलिंग में सारा ब्रेन काम करता है। लेकिन मोटा मोटा आपका ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सिपिटल लोब। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि हम इसको मुख्तसर समराइज करते हुए कि सबसे पहले बच्चा या आप कोई चीज देखते हैं, कोई भी एक नई चीज एनवायरनमेंट में आई, आपने देखी, आपको वो नहीं पता, तो आप उसको प्रोसेस करते हैं थ्रू विजुअल। आप उसको देखते हैं, फिर आप उसके बारे में सुनते हैं, तो आपकी एक प्रोसेस्ड मेमोरी बनती है जो कि आपको
उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है और फिर वो मेमोरी स्टोर भी हो जाती है। और अगर वो चीज़ बार बार आ रही है तो आपकी रोज़मर्रा के और आपके फ्रंटल लोब का हिस्सा बन के आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों में आ जाती है, खाना पीना पानी। अब चूंकि पहले इन्वायरमेंट रिच थी, कम्युनिकेशन ओपन थी और ये गैजेट्स वगैरह नहीं थे, बच्चे आपस में खेलते थे, बड़ों के साथ बात करते थे, तो ये ऑटो पे हो रहा होता था। हमें ये लगता था कि बच्चा खुद से सीख रहा है, बच्चा खुद से नहीं सीख रहा होता था। बच्चा एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेता था, प्रोसेस करता था और रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और रिपीटिशन ऑफ एक्शंस इतने होते थे कि वो एसोसिएशन ऑटो पे वाकई हो जाती थी, लेकिन बेसिकली एनवायरनमेंट रिपीट करा रही होती थी। पता नहीं कितने लोग हैं इस वक्त मेरी एज के, तो उनको एक टाइम पे बच्चे पानी को मम कहते थे, सारे बच्चे पानी को मम कहते थे। इसकी वजह ये थी कि बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते थे। आखिरी चीज, अगर हम किसी पठान के बच्चे को जापान छोड़ आए तो जापानीज सीखना शुरू कर देगा, और किसी अमेरिकन बच्चे को हम अपने खैबर पख्तूनख्वा में छोड़ाएं तो पश्तो सीखेगा, किसी सिंधी को पंजाबी या पंजाबी को बलोची में। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि ये जेनेटिक्स में नहीं है, वो सुनते हैं, समझते हैं, उस एरिया की ज़बान सीख लेते हैं। अगर ज़बान बाय बर्थ बगैर किसी एफर्ट के आनी होती तो हर इलाके की एक ज़बान होती है और बच्चा ऑटो पे सीखता, और वो जब अपने इलाके से बाहर जाता तो वो ज़बान ना सीख सकता। इसका मतलब कि बच्चा एनवायरनमेंट से इन सारे ब्रेन कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर के एक ज़बान देखता, सुनता, समझता और फिर सीखता है। मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स की वजह से, आपके डाइपर्स की वजह से, आपकी फीडर्स की वजह से एनवायरनमेंट थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है सिखाने के लिए। माहौल वैसा नहीं रहा जैसे पहले रहा था। तो चूंकि माहौल नया आ गया है, अब हमें अपना तरीक़ाकार भी नया करना पड़ेगा। इनिशियल 3 या 4 साल अगर बच्चे के मिस हो गए हैं, वो नहीं सीख सका, तो अब हमने उन एरियाज़ को समझ के उधर स्ट्रेंथ को बढ़ा के अपना काम इतना मजबूत कर देना है कि बच्चा सीखने में कामयाब हो जाए। आपकी कोशिश और ताउन के बगैर नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह।